बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम Node.js को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ Node.js, व्हाई वी यूज़ इट एंड व्हाट वी यूज़ फॉर इट। सो मैंने नीचे एक टैगलाइन में लिखा है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारा जो वेब का मॉडल है दैट इज़, हमारे पास एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट इज़ मोबाइल और वेब और वट एवर इट इज़, और एक दूसरा कंप्यूटर होता है जिसको हम टेक्निकली सर्वर कहते हैं। ये कंप्यूटर जो कि मोबाइल है या लैपटॉप है, उसमें ब्राउज़र किसी ने खोला है, यूज़र ने, वो जब इस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करेगा, इस सर्वर को, तो वो इसको रिक्वेस्ट करता है डेटा मांगने के लिए, और वो फिर उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्स देता है। जैसे मसलन अगर आप किसी फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पूरा डेटा होता है ईमेल और पासवर्ड के साथ, वो चला जाता है टू द सर्वर, टू द फेसबुक सर्वर, और वहाँ पे वो आपके डेटाबेस में देखता है कि अच्छा ये ईमेल के साथ ये पासवर्ड है, तो अगर ये है तो उसको ऐसा डेटा भेजो जो मतलब ये देख सके, ये यूज़र का ऑथोराइज डेटा हो, जैसे उसके होम फीड में जो पोस्ट हो, उनके जो फ्रेंड्स हो, वो सारा डेटा इसको रिस्पॉन्स में दे दो। लेकिन अगर ये गलत है तो उसको रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा पेज दिखाओ, एक एरर मैसेज दिखाओ कि यार आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो सही नहीं है। सो आवर मॉडल वर्क्स लाइक वी हैव अ क्लाइंट एंड वी हैव अ सर्वर। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट में एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक एड्रेस देते हैं किसी भी कंप्यूटर का इंटरनेट पे, और वो उस एड्रेस पे जो कंप्यूटर पड़ा हो उसे रिक्वेस्ट चली जाती है और वो कंप्यूटर पे हमें रिस्पॉन्स देता है। जैसे मैं अगर ये ब्राउज़र खोलूँ तो ये मेरे पास एड्रेस बार है। मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ google.com, तो google.com एक कंप्यूटर का एड्रेस है, और उस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट चली जाती है और वो हमें रिस्पॉन्स देता है इन अ फॉर्म ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट, जिसको हम HTML पेज या वेबसाइट या वेब पेज या वेब ऐप कहते हैं, जो भी आप कहें। सो रिक्वेस्ट जाता है और फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। अब उस रिस्पॉन्स में हमारे HTML के साथ साथ CSS भी होता है, साथ में जावास्क्रिप्ट भी होता है। तो वो जो जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होते हैं वो सर्वर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, सर्वर उसको रन नहीं करता। कौन रन करता है? क्लाइंट रन करता है, ब्राउजर उसे रन करता है। वो फाइल्स जब यहाँ पे लोड हो जाते हैं, सर्वर से जावास्क्रिप्ट के फाइल्स जब आ जाते हैं, तब वो यहाँ पे इस ब्राउजर के अंदर रन होते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहते हैं कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि सिर्फ क्लाइंट पे काम करता है, सर्वर में ये काम नहीं कर सकता। सो क्लाइंट का मतलब ही यही है ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर आपको पता है, ब्राउजर के अंदर जब जावास्क्रिप्ट काम करता है तो इसको, चूंकि ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, इट इज एन एप्लीकेशन, तो इसके अंदर अगर कोई लैंग्वेज काम करता है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज और जो कंप्यूटर के और लैंग्वेजेस जो कि ब्राउजर के बाहर चलती हैं, उनके पास जो प्रिविलेजेस हैं, जो इख्तियारात हैं उनके पास, वो इख्तियारात जावास्क्रिप्ट को हासिल नहीं है, क्योंकि इट रन्स इनसाइड द ब्राउजर। तो अगर आप पाइथन देखें, या अगर आप C# देखें, या जावा देखें, या C++ देखें, ये सारे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होते हैं, ये ब्राउजर के अंदर रन नहीं होते। इट रन्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब जावास्क्रिप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एप्लीकेशन चल रहा है, उसके अंदर चल रही है, तो वो फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, ना कंप्यूटर के और रिसोर्सेज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस और डिफरेंट चीजों को उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो 2010 तक जावास्क्रिप्ट इसी तरह सिर्फ ब्राउजर में काम करता था। फिर 2009 में कह लें, 2009 में रैंडेल एक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर था, उसने, अच्छा आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होते हैं, कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट को समझ सकता है। कंप्यूटर किस जबान को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन कोड को वो समझता है। तो अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये हमारे लिए कौन कन्वर्ट करेगा? अताउल्लाह,
कंपाइलर ये कन्वर्ट करेगा। तो जो कंपाइलर जावास्क्रिप्ट के लिए है उसको हम क्या कहते हैं? आपने बहुत स्पेसिफिक कर दिया, जनरल बताओ। वो कंपाइलर जो क्रोम का, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर या वो जावास्क्रिप्ट इंजन, उसे जावास्क्रिप्ट इंजन कहते हैं। एक फैंसी नाम है, वरना वही कंपाइलर और इंटरप्रेटर टाइप की चीज है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है कि यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर मशीन उसको चलाता है। जैसे हमने अभी तक जो कोड कर रहे थे, जो जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे थे, उसमें क्या था कि बस हम फाइल को जैसे ही लोड करते तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जो ब्राउजर के अंदर है, वो उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसे चला देता है। सो द जावास्क्रिप्ट इंजन दैट इज इनसाइड द क्रोम इज कॉल्ड V8 इंजन। और जो फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, उसको स्पाइडर मंकी कहते हैं। ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो देखिए हर एक ब्राउजर के अंदर एक वो होगा, एक कंपाइलर होगा जो जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके, वरना फिर वो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के कोड को नहीं चला सकेगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है दैट इज चाकरा। चाकरा 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 CHAKRA। अब डिफरेंट जावास्क्रिप्ट इंजन है, काम सेम ही कर रहे हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। एक किस्म से काम एक ही करते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हैं। अच्छा, तो रैंडेल ने क्या किया? हाँ जरूर, उनके स्पेसिफिक यानी जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो इंजन बनाते हैं कि जावास्क्रिप्ट का ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर है, उसमें ये चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो रैंडेल ने क्या किया कि V8 इंजन को लेके उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस उसने की, C++ एड-ऑन्स उसमें ऐड किए उसने, और उसने उस V8 इंजन को ब्राउजर के एनवायरनमेंट से बाहर निकाला। मुझे ये बताएं कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम कह लें, वो जावास्क्रिप्ट के कोड को क्यों नहीं चला सकता बाहर, आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर? दिस इज द पॉइंट। कंपाइलर नहीं है उसके पास, ऐसा कंपाइलर नहीं है कि जो जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लिखे और वो आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर हम उस कंपाइलर को कहें कि कंपाइलर ये कोड है जावास्क्रिप्ट का, इसे चला लो। ऐसा कोई कंपाइलर नहीं है। सो रैंडेल ने क्या किया कि इस कंपाइलर को और जो नेसेसरी चीजें हैं V8 के इंजन के ऊपर, उसी V8 के इंजन के ऊपर उसने कुछ C++ एड-ऑन्स ऐड किए, और आप ऐसा कह लें कि उसने एक कंपाइलर बनाया which runs outside of the browser। तो जब हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर रन करते हैं, इसको कहते हैं Node.js। फायदा ये है कि जावास्क्रिप्ट से आप सर्वर का कोड लिख सकते हैं। अगर आपने ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट को बाहर निकाल दिया और एक ऐसा एनवायरनमेंट जावास्क्रिप्ट के लिए बना दिया जिसमें जावास्क्रिप्ट रन हो सके आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, तो फिर ये सर्वर पे भी रन हो सकेगा। तो सर्वर साइड के जो प्रोग्राम्स हैं, आप देखिए PHP है हमारे पास, पाइथन है हमारे पास, .NET है, रूबी ऑन रेल्स है, रूबी है, रूबी ऑन रेल्स उसका फ्रेमवर्क है, रूबी है हमारे पास, और कौन है सर्वर साइड लैंग्वेज, PHP, गो है, इसी तरह रस्ट है, C++ है, जावा है, ये सारे सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अगर कोई जावास्क्रिप्ट के इंजीनियर है, सो ही कैंट राइट, बिफोर 2009 वो सर्वर का कोड नहीं लिख सकता था।
तो रैंडेल ने क्या किया, एक एनवायरनमेंट बना दिया जिसमें जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर और सब कुछ था, वही जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट जो इनसाइड ऑफ द ब्राउजर होता है वो कामयाब हो गया कि वो एनवायरनमेंट उसने बाहर निकाल दिया. So then we can execute JavaScript outside of the browser. तो अब आते हैं Node.js की तरफ. Node.js is an open source. अब हमने पढ़ा था कि open source का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड हम देख सकते हैं, ठीक है. जैसे विंडो है, विंडो का कोड आप नहीं देख सकते. गिटहब पे जाएं, अभी चला जाऊंगा, अभी दिखाता हूँ. मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँ गिटहब पे और यहाँ पे मैं नोड सर्च करूँ तो Node.js का एक वो है, ये देखिए, ये Node.js की रिपो है, ठीक है. और इसके अंदर ये जो कोड है ये पूरा Node.js का कोड है. आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आप इवन इसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. सो दिस इज इन ओपन सोर्स, राइट. Node.js के अंदर नोड की रिपो में पूरे नोड का कोड पड़ा है. सो दिस इज एन ओपन सोर्स. क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या मतलब है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता, बल्कि अगर आप इसको लिनक्स पे चलाना चाहते हैं, इसको मैक ओएस पे चलाना चाहते हैं या विंडोज पे चलाना चाहते हैं, इट विल वर्क द सेम. बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट. बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट. जब भी आप सुन लेना रन टाइम एनवायरनमेंट तो लोग डर जाते हैं कि ओ रन टाइम एनवायरनमेंट. रन टाइम एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब यही है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें जावास्क्रिप्ट रन हो सके आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, उसे क्या कहते हैं? रन टाइम एनवायरनमेंट. सो उसके लिए क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए. सो जो कंपाइलर हमने चूज किया था वो वही जो क्रोम का V8 इंजन है वही हमने चूज किया था. उस पर कुछ एडिशनल रैंडेल ने उसमें कुछ एडिशंस किए थे और वही जावास्क्रिप्ट का इंजन हम यहाँ पे भी यूज करते हैं. सो बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट रन्स ऑन द Chrome's V8 engine and execute JavaScript code outside a web browser. Node.js uses asynchronous programming. So simple it is, very simple. कि Node.js is JavaScript outside the browser. सर एक और चीज, आपने कहा कि सिंगल थ्रेडेड है जावास्क्रिप्ट. Node.js की वजह से मल्टी थ्रेडेड होगी. No. वही JavaScript, बस सिर्फ ब्राउजर के बाहर. वही सिंगल थ्रेडेड, एक थ्रेड होगा, ब्लॉक नहीं होगा, इवेंट लूप है. पूरा इवेंट लूप का कंसेप्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह नोड के कोर्स में. फिर तो सर ये इस पे लिमिटेशन नहीं लगाता, मतलब इसको फिर बाकी लैंग्वेजेस की जरूरत है मल्टी थ्रेडेड काम करने के लिए? हम मल्टी थ्रेड्स बना सकते हैं बाय द वे Node.js. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि Node.js सिरे से उसमें मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि Node.js का जो मेन आर्किटेक्चर है दैट इज सिंगल थ्रेडेड. आप कर सकते हैं, आप मल्टी थ्रेडेड Node.js एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं, बना सकते हैं. मतलब वो जो इवेंट लूप का कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी है. एग्जैक्टली जो टाइम एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशंस हो वो मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते. अच्छा, तो मैं एक डायग्राम बनाया है कि नोड का कोड कैसे रन होता है. पहले ये V8 इंजन इनसाइड द ब्राउजर होता था. हाँ, बहुत, ये इसकी बात बिल्कुल सही है. इस यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत नाम होते हैं. इतने खूबसूरत नाम होते हैं ना कि आप कहें कि काश मैं ये अपनी कंपनी का रखता, मेरा कुछ स्टार्टअप होता, मैं उसका नाम ये रखता. अब गूगल वालों ने अपने जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा है वो क्रोमियम है. ये क्रोम जो है वो क्रोमियम से निकला है. क्रोमियम एक मेटल है, राइट, आई गेस. तो Node.js, अच्छा, ये V8 इंजन आप इसको एक बॉक्स में के अंदर कंसिडर करें. पहले जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट था वो एक बॉक्स के अंदर ब्राउजर, उस बॉक्स को ब्राउजर कंसिडर करें और उसके अंदर फिर V8 इंजन था. तो वो जो जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, वो ब्राउजर के अंदर रन होता है क्योंकि उसके अंदर V8 इंजन था और V8 इंजन मशीन कोड में हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करता है. लेकिन अब क्या है, अब Node.js का कोड होता है, उसको हम V8 इंजन उसको कन्वर्ट करता है टू द मशीन कोड एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट दैट मशीन कोड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम.
अच्छा, so we have a client that requests to the browser for getting some data and the server responds accordingly. अब सर्वर में ऐसा क्या रॉकेट साइंस होता है कि वो रिक्वेस्ट को ऐसे देख रहा है, और जब रिक्वेस्ट आ जाए तो वो रिक्वेस्ट को देख लेता है, अच्छा आपके पास क्या है, आपके पास ईमेल और पासवर्ड, जो हमने एग्जांपल दी ईमेल और पासवर्ड है, अच्छा ये डेटाबेस में देखो ये करेक्ट है कि नहीं, तो इसको ये दे दो, अगर ये नहीं है तो ये दे दो। तो ये कौन करेगा? ये एक बंदा बैठा होगा उस कंप्यूटर में, इसको रिक्वेस्ट आ रही है और वो उसको एंटरटेन कर रहा है? नो वे। वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा होता है and that program serves your client any request. अब वो प्रोग्राम, उसको लिखने के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है जो अभी हमने डिस्कस की। वो प्रोग्राम क्या कर सकता है? सर्वर पे अगर कोई प्रोग्राम अप एंड रनिंग है, वो क्या कर सकता है? बिजनेस लॉजिक सारा वो वहां पे होता है। डायनामिक एचटीएमएल भी आपको देता है। आपने कभी ये सवाल आपके जहन में नहीं आया कि आप जब किसी कॉमर्स स्टोर जाते हैं, अमेजोन जाते हैं, किधर भी जो भी हो, तो वहां पे आपको HTML मॉडिफाई मिल रहा होता है, आपका नाम होता है, कोई दूसरा अगर ओपन कर ले तो उसका नाम होता है, कंटेंट उसको अकॉर्डिंगली वही कंटेंट दिखाई दे रही होती है जो उसके अकाउंट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है, डेटा चेंज हो रहा होता है। एग्जैक्टली बाज टेम्पलेट्स में भी अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस पर होती है मुख्तलिफ रोज। अब अगर आप इन ड्राइवर देख लें तो इन ड्राइवर पैसेंजर और ड्राइवर का तो डिफरेंट मूड होता है। सो ये डायनामिक HTML कहाँ से आ रहा है? सो दिस इज द सर्वर। सर्वर कैन हैंडल, अच्छा हमने पहले भी पढ़ा था कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या फ़र्क है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग में वो किसे कहते हैं? आप देखें, सर्वर अगर आपको फाइल्स दे देना कि ये लो HTML, ये लो CSS और ये लो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ये तुम ले लो बस, और तो वो हमें मिले क्लाइंट पे, और फिर उस जावास्क्रिप्ट जब वहां क्लाइंट पे लोड हो तो वहां पे फेच APIs हो, और वो फेच APIs किसी उसी सर्वर को रिक्वेस्ट करे फॉर द डेटा, और वो डेटा उसे मिले, उस डेटा के अकॉर्डिंगली वो आपके UI को बनाए, तो इसको क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड। लेकिन अगर सर्वर आपको तैयार HTML दे दे, सर्वर पहले उस डेटा को कैलकुलेट करे, अच्छा फहद लॉगिन हुआ है तो फहद का डेटा पहले डेटाबेस से ले लो, फहद यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, फहद का ये जो पोस्ट है वो पोस्ट में पोस्ट के जो एरिया है उसमें डालो, और ये सारा पेज बना लेता है, और फिर आपको इंडेक्स HTML और CSS और फिर जावास्क्रिप्ट जब बेचता है, इसको कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। दोनों में फर्क क्या बताया था? कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सर्वर साइड रेंडरिंग है और कौन सा क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, बताता हूं। अब ये देखिए, ऊपर गौर से देखें, ये इस रिफ्रेश आइकन को देखें। मैं अगर नोट के पुल रिक्वेस्ट में जाता हूं तो देखिए ऊपर वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, लेकिन यहां पूरा का पूरा व्यू चेंज हो रहा है, पूरा डेटा चेंज हो रहा है। सो दिस इज क्लाइंट साइड। अब ये फेच APIs कॉल हो रही है और वो हमारे UI को, ये जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है ये हमारे UIs को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। कोई भी गवर्नमेंट साइट का वेबसाइट बताए, कोई HEC का, इट्स अ गुड एग्जांपल, या UET पेशावर का वो देख लेते हैं। अब इसमें HEC, अब HEC को देखें राइट गौर से, ये ASP में लिखा है तो दिस इज सर्वर साइड रेंडरिंग। आप ऊपर देख सकते हैं ASPX, तो ये उसका वो है। अच्छा ये अभी तक लोड नहीं हुआ। अच्छा मैं स्कॉलरशिप्स पे जाता हूं, चले, तो ये देखिए ऊपर इस रिफ्रेश आइकन को देखे, मैं जैसे ही किसी भी पेज में जाता हूं तो ये रिफ्रेश होता है, और यहां पे मुझे फिर डिफरेंट डेटा दिखाई देता है। तो अब ये जो सर्वर है जो हमें ये सारा अपडेटेड डेटा HTML में बेचता है, ये फेच APIs यहां पे कॉल नहीं हो रही, तो इस ये सर्वर साइड रेंडरिंग है। तो सर्वर ये पहले ये डेटा इसमें डालता है कि अच्छा इसमें होम आएगा, सर्विस एंड फैसिलिटी, ये सारे आएंगे, और फिर यहाँ पे NAHE आएगा, और अगर ये यहाँ पे लॉगिन करेगा तो इसका ऊपर नेम आएगा, व्हाटएवर कहीं पे भी अगर लॉगिन है तो
पहले सर्वर उसमें डायनामिकली डेटा डालता है डेटाबेस से और फिर आपको HTML फाइल भेज देता है, तो इसको सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं। तो ये भी फास्ट क्लाइंट साइड। वालेकुम सलाम, दैट्स अ टाइम दे you missed a lot of important thing. Okay, क्लाइंट साइड वो फेच एपीआईज है ना, जो आपका ब्राउजर यूट्यूब सारा वो क्लाइंट साइड है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो बैकएंड से आपको मतलब सारा डेटा वो अपडेट वहां से करें इंडेक्स HTML में, नॉट इंडेक्स, बहुत सारे HTML फाइल्स हो सकते हैं, HTML फाइल्स में वो डेटा डंप करे और आपको भेज दे, ऐसा नहीं होता। आप YouTube में जाए ना, ये देखिए, इवन गिटहब की मिसाल ले लेना, ये देखिए मैं इश्यूज में जाता हूं, कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा, यहां पे फेच एपीआई कॉल हो रही है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे सिर्फ डेटा दो, मुझे HTML की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा दो। वो डेटा दे देता है, वो इश्यूज के नाम दे देता है, उसका नंबर दे देता है, तो वो सारा डायनामिकली यहाँ पे दिखा देता है। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन वो क्लाइंट साइड रेंडर है, मतलब क्योंकि वो तो सिंपल एक ऑब्जेक्टिफिकेशन देता है, क्लाइंट उसको प्रोसेस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो देखिए दो सिनेरियोज है ना, एक सिनेरियो ये है कि आप सर्वर को कहें कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारे दे दो, दूसरी सिनेरियो ये है कि आप कहें कि मुझे सिर्फ डेटा दे दो, बाकी खुद करो। तो दिस इज समथिंग एल्स। तो सर्वर साइड के जो लैंग्वेजेस हैं, सारा बिजनेस लॉजिक भी वहां पे होता है और वो डायनामिक HTML भी आपको प्रोवाइड करते हैं, फाइल्स को भी हैंडल कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि ये फाइल बनाओ, फला फाइल को डिलीट करो ऑन द सर्वर, तो वो भी हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द फाइल सिस्टम टू। ऑथेंटिकेशन सारा कि किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करे कि ये यूजर वैलिड यूजर है कि नहीं, वैलिडेशंस, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन, ये सारा सर्वर साइड पे जो प्रोग्राम रन हो रहा है, ये सारे उसके काम है। मुख्तलिफ रिक्वेस्ट पे मुख्तलिफ डेटा देना, हर एक रिक्वेस्ट को देखना और उस रिक्वेस्ट में जो रिक्वायरमेंट हो डेटा की, उसके अकॉर्डिंगली उसको डेटा देना, उस पे चेक्स लगाना, उस पे वेलिडेशंस लगाना, ये सारे के सारे काम ये किसके हैं? ये सर्वर साइड प्रोग्राम्स के हैं। जो सर्वर पे जो प्रोग्राम रन हो रहा है, जो कि क्लाइंट को सर्व कर रहा है, दैट इज इट्स यूजेस। ऑलराइट, सो नो टॉकिंग प्लीज। अच्छा, अल्टरनेटिव्स क्या है Node.js के? Python है, you can write code in Python, server side code. You can write in PHP, you can write in ASP.NET, you can write in Java, you can write in Ruby, right? सबसे पॉपुलर जो वेब में है वो PHP है, Java है और ASP.NET है। Python भी बहुत पॉपुलर है और यूरोप साइड पे Ruby भी काफ़ी चल रहा है अभी तक। इसका एक वो है फ्रेमवर्क है Ruby on Rails, वो काफ़ी पॉपुलर है। अभी गो भी आ गए हैं, गो तो बहुत पहले आया हुआ है, लेकिन गो लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सर गो का फ्रेमवर्क कौन सा है? जिन। सर जिन इनमें मतलब सिर्फ कमांड्स में फर्क होता है या इनमें कोई फास्ट डेवलप भी होती है? ओह नाइस क्वेश्चन। सवाल मैं आपका मॉडिफाई करता हूँ, कब हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, ऐसे सवाल बनता है कि अगर मैं किसी सर्वर साइड एप्लीकेशन को बनाता हूं तो मैं नोड यूज करूं, मैं पाइथन यूज करूं, PHP यूज करूं, क्या यूज करूं? इट डिपेंड्स। बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो तब इट डिपेंड्स। अगर छोटे छोटे एप्लीकेशंस हो तो वो सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एक लेट्स से किसी होटल के लिए या एक वो बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें मोबाइल भी है और वेबसाइट वो भी है, वेब ऐप भी है, और आप चाहते हैं कि इसका एक बैकएंड सर्वर हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज में बना लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन नोड काफ़ी IO ऑपरेशंस जो है वो काफ़ी तेज करता है। इनपुट आउटपुट, डेटा दो डेटा लो, डेटा दो, आप डेटा दो और उसे डेटा लो, ये इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा नोड फास्ट है। लेकिन डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस में नोड बहुत स्लो है। मसलन आपने बहुत सारा डेटा डेटाबेस से उठा लिया, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और फिर आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं और उस पे कोई एल्गोरिथम्स लगा रहे हैं, तो फिर नोड उसके लिए अच्छी बात नहीं है कि आप ऐसे एप्लीकेशन के लिए नोड यूज़ करें।
अब AI आप उस पर डेटा एनालिटिक्स और ये चीज़ें डालते हैं तो फिर पाइथन यूज़ करें, ठीक है। अगर कोई और रिक्वायरमेंट्स हो तो फिर PHP यूज़ करें, ASP.NET भी यूज़ कर सकते हैं। सो डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस के लिए नोड यूज़ करना सही नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशंस बहुत बड़े एप्लीकेशंस होते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑल मतलब ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके क्रॉस सेम मतलब कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट सेम है, सब एग्जैक्टली में क्रॉस है। हाँ सेम है, लेकिन आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है ना, कैसे काम करता है दैट इज डिफरेंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों नोड, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नोड इज नॉट समथिंग के आप कहने के अच्छा ये तो बहुत सारा डेटा हो और उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हो तो नोड तो किसी काम का नहीं, तो हम इसको पढ़ते ही नहीं है। नो, वो बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं और आपको पता है बहुत बड़े एप्लीकेशन के लिए कोई भी एक लैंग्वेज वो सही नहीं है। इसीलिए आजकल माइक्रो सर्विसेज का दौर है कि हर ऑपरेशन के लिए लेट्स से ऑथेंटिकेशन है तो वो नोड बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो जो ऑथेंटिकेशन का काम है वो नोड के सर्वर से कराओ, जो AI और डेटा एनालिटिक्स का काम है वो पाइथन के सर्वर से कराओ, और जो ईमेल सेंड करना है, जो टिपिकल वेब के काम है वो PHP के सर्वर से कराओ एंड सो ऑन। और इस पे ठीक, क्लाउड वाले आ जाते हैं। हाँ फिर क्लाउड आ जाता है एंड सो ऑन। ओके, सो व्हाई टू लर्न नोड? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नोड के इवेंट लूप ने तबाही मचाई हुई है। वो ऐसे कि नोड का इवेंट लूप, वो इवेंट लूप की वजह से उसका मेन थ्रेड वो ब्लॉक नहीं होता, तो वो एट द सेम टाइम बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो एक फायदा ये है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीइंग अ जावास्क्रिप्ट इंजीनियर यू डोंट हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। हर एक न्यू लैंग्वेज के एक नए चैलेंजेस होते हैं, उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, उसमें कंसेप्ट्स डिफरेंट होते हैं। सब कुछ तो डिफरेंट नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं। सो क्यों एक अलग ज़बान सीखें, सही है। सो नोड में अगर आप नोड सीख लेते हैं तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है सो यू शुड गो फॉर द नोड, और अभी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा है, राइट। सो अगर आप सर्वर साइड की तरफ जाते हैं यू शुड लर्न नोड। ऑलराइट, सो बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, ये तो नोड जेएस का वो है, आगे कोर्स में हम ये सारे कुछ ये सब कुछ पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है नोड को कैसे यूज करें, तो इस वेबसाइट पे जाएं और सब नोड डाउनलोड करें प्लीज, nodejs.org। आप लिख लें नोड डाउनलोड, ठीक है। और आप जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एक ऐसा वर्जन जो लॉन्ग टाइम के लिए चले। तो विंडोज़ इंस्टॉल, मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। किसी के पास मेक है तो वो मेक का वो इंस्टॉल करें एंड सो ऑन। जब आप नोड को इंस्टॉल कर लें तो आप टर्मिनल ओपन करें, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल वट एवर इट इज़, और यहाँ पे रन करें नोड। तो अगर ऐसा एक इंटरैक्टिव सेशन, एक ऐसा इंटरैक्टिव विंडो वो अगर ओपन हो गई इनसाइड द टर्मिनल, इसका मतलब ये है कि आपका नोड वो सही से इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एग्जैक्ट करता हूँ। एक और कमांड ये है कि आप यहाँ पे नोड वर्जन कमांड चला लें। तो मेरे पास जो करंट वर्जन है वो 18.12.1 है। तो जब आप नोड इंस्टॉल कर लेते हैं और आप नोड वर्जन कमांड रन करते हैं और वो कोई वर्जन आपको रिटर्न कर देता है, इसका मतलब ये है कि यूर इंस्टॉलेशन इज परफेक्ट इन ओके। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? सो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, राइट, और हमने कहा है कि इट्स द जावास्क्रिप्ट बट आउटसाइड द ब्राउजर। सो जावास्क्रिप्ट का सारा सिंटेक्स यहाँ पे भी एज सच काम करेगा, इस तरह वहां पे कर रहा था, लेकिन इसको ब्राउज़र में रन करने की बजाय हम बाहर रन करेंगे। कैसे? मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने मैंने अभी तक VS कोड नहीं खोला, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ और आज के क्लास का जो वो है फोल्डर है मैं वो ओपन कर लेता हूँ।
राइट, सो यहाँ पे एक वो बनाते हैं index.js डायरेक्टली। अब कोई किसी भी HTML की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर रनिंग नाउ द कोड आउटसाइड द ब्राउजर। अच्छा, सबसे पहले कंसोल करते हैं। कंसोल इज आवर फेवरेट, राइट? सो लेट्स कंसोल। सो यहाँ पे console.log लगाते हैं और देखते हैं कि कंसोल कहाँ पे होगा। ऑल प्रेज टू अल्लाह, we are running our first node command, our first node program. सेव करते हैं। कैसे रन करूंगा, आप क्या कहते हैं? हाँ, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को के फाइल्स को रन करते हैं, पहले तो हमारे लिए ये ब्राउज़र करता था, तो हम HTML के फाइल के साथ इसको कनेक्ट करते थे, उस HTML को ओपन करते थे, तो वो कोड हमारे लिए ब्राउज़र रन करता था। अगर हम आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंपाइलर का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद उस फाइल का नाम जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अगर आप पाइथन का कोई वो रन करना चाहते हैं फाइल, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक बना लूँ ना, server.py, पाइथन का एक फाइल बनाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट वेलकम टू पाइथन। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं कैसे कहूँगा उसको, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कहूँगा कि ये server.py फाइल रन करो? मैं इस पाइथन के कंपाइलर का नाम लिखूँगा विच इज़ पाइथन, और फिर उसका नाम लिखूँगा, उस फाइल का नाम जिसको मैं रन करना चाहता हूँ। सो server.py और यहाँ कंसोल में वो वेलकम टू पाइथन आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नोड का कोई कोड रन करना चाहते हैं, सो नोड का कंपाइलर एंड देन द फाइल नेम। मेक सेंस? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो शाह गालिब मुझे बताएगा कि ये कंसोल हमें कहाँ पे नज़र आएगा? ये कंसोल में इसी में नजर आएगा। क्यों ब्राउज़र में नहीं नज़र आएगा? वहाँ पे जो कंसोल है, ये जो हमने ये ब्राउज़र का तो नहीं है, वो तो जावास्क्रिप्ट। व्हाट अ गुड आंसर, एग्जैक्टली। हमें इसी, अब कंसोल का मतलब क्या है? ब्राउज़र का कंसोल नहीं, ये कंसोल। ठीक है, तो इसको कैसे रन करेंगे? नोड नहीं, index.js। ठीक है, हमारे पास कंसोल आ गया है। ऑलराइट, सो हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स से मैं वार बनाता हूँ, जिस तरह वहाँ पे हम करते थे, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स से फर्स्ट नेम, और इस वेरिएबल को हम कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं विच इज सलमान। ठीक है, और सॉरी, और लास्ट नेम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे मैं खान लिखता हूँ। ठीक है, साथ में एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसमें एज लिखते हैं, लेट्स से एज इज 25। तो एक वेरिएबल है, उसमें हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह दिस इज जावास्क्रिप्ट, बस जस्ट वी आर रनिंग इट आउटसाइड द ब्राउज़र। नल यहाँ पे डिफाइन होगा, नल अनडिफाइन, लेकिन नल नहीं आ सकता, राइट? और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे नहीं आ सकते, आ सकते हैं यार जावास्क्रिप्ट। तो अलाउड ट्रू, लेट से, तो ये बूलियन स्टोर कर दिया, और लेट से एक कार वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम नेम करते हैं विच इज़ मॉडल और निसान GTR, और उसका जो कंपनी है, कंपनी नेम है वो लेट से निसान, प्राइस है। तो बिल्कुल जिस तरह हम ब्राउज़र के अंदर वो लिखते थे जावास्क्रिप्ट का कोड, बिल्कुल हम वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सर मैंने एक चीज देखी थी कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके अंदर ये दोनों को डबल कॉलम्स में डालते हैं, डबल उसमें डालते हैं, मतलब मॉडल को भी ये डबल उसमें डालते हैं, इसके फर्क तो नहीं पड़ता? हाँ, नहीं। अच्छा, अगर आप ऐसा बोले, देखिए ऐसी की जिसमें हाइफन हो,
लिसन, ऐसी की जिसमें हाइफन हो वो आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे हमारा एक केस है उसमें वर्कबुक आईडी हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम आप ऐसे नहीं लिख सकते वर्कबुक आईडी, देखिए वो एरर थ्रो कर। लेकिन अगर आप ऐसे किसी की को डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर उसको डबल कोट्स के अंदर लिखें, फिर कुछ भी नहीं करेगा। इवन स्पेस भी दे दें फिर मसला नहीं है, मतलब हैं? वो डैश हाइफन की जगह स्पेस दे दें, स्पेस दे दूं? तब भी एरर होगा। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। अच्छा, लेकिन शायद हो सके, दोनों ट्राई करते हैं। तो वर्कबुक आईडी में चलो ये दे देता हूँ, सही है। और मैं यहाँ पे, अच्छा फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे? console.log, मैं चाहता हूँ कि कार के अंदर वर्कबुक आईडी को एक्सेस करूँ, कैसे करूँगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स में कार डॉट, और हम नॉर्मली की नेम, जो की का नाम होता है वो लिखते हैं, लेकिन इसमें चूंकि हाइफन है या वो है तो फिर हम वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला नोटेशन। राइट, सो यहाँ पे अगर हम वर्कबुक आईडी को एक्सेस करेंगे तो फिर डॉट नोटेशन से हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस की के नेम में हाइफन है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है। सो वर्कबुक और आईडी, मैं अगर इसको सेव करूँ और इस प्रोग्राम को चला लूँ तो ये देखिए 3423 ये जो वैल्यू है ये मुझे मिल गई। इस तरह अगर जिस तरह फहद ने कहा कि स्पेस डालते हैं, सो स्पेस भी डाल देते हैं और फिर इसको सेव करते हैं एंड देन लेट्स सी, यस इट्स वर्किंग, थैंक्स फॉर द इन्फो, मुझे ये पता नहीं था बाय द वे। अच्छा, इसको वापस ऐसे कर लेता हूँ। सिंगल स्पेसेस पे कभी भी वो ना करें, क्योंकि फिर मल्टीपल वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो एक वर्ड का की बनाए। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जो भी जावास्क्रिप्ट फंक्शंस है जो भी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपने सब पढ़ा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सर्वर बनाता हूँ, तो इस server.py को डिलीट करते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ। सर्वर क्या होता है? जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, उस सर्वर पे वो एक कंप्यूटर होता है जिस पे एक प्रोग्राम रन होता है, और वो प्रोग्राम रिक्वेस्ट को लिसन करता है। जब कोई रिक्वेस्ट आ जाता है तो वो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये अब हम कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डू दैट? सो नोट से करें क्या, किससे करें? अच्छा, हमारे पास एक मॉड्यूल है विच इज HTTP मॉड्यूल। जिस तरह C++ में लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी क्या होता है? एक ऐसा फाइल होता है जिसमें तैयार कोड होता है। तो नोड में लाइब्रेरीज को मॉड्यूल्स कहते हैं। तो हमारे पास HTTP का एक मॉड्यूल है। जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, लिसन, तो हम उसको नोड में सिर्फ ये इंपोर्ट स्टेटमेंट थोड़ा मुख्तलिफ है, हम ऐसे इंपोर्ट करेंगे। तो हम HTTP को मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं विच इज़ HTTP। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर और यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे HTTP। अब सर्वर बनाने के लिए हमें एक वो रन करना चाहिए, HTTP। ये हमें क्या रिटर्न करता है? एक मतलब इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट सर्वर का एक मेथड होता है, और इस मेथड के अंदर हम एक कॉलबैक पास करेंगे। क्या पास करेंगे? कॉलबैक पास करेंगे। और इस कॉलबैक को जब इस सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगा, जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये क्विट नहीं होगा, बल्कि ये कंटिन्यूअसली लिसन करेगा रिक्वेस्ट्स को। तो लूप लगाएंगे? नहीं, लूप नहीं लगाएंगे, ये खुद बस कंटिन्यूअसली उसको मैनेज करता है। तो क्रिएट HTTP.create सर्वर क्या करता है कि एक सर्वर को क्रिएट करता है, मतलब एक प्रोग्राम चलाता है जो कि क्विट नहीं होता। और जब भी उस सर्वर को एक रिक्वेस्ट मिल जाता है तो ये जो कॉलबैक हम पास कर रहे हैं इसको, ये इस कॉलबैक फंक्शन को रन कर देता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। और इसको जब ये चलाता है, कॉल करता है इसको, इस कॉलबैक को, तो इसको रिक्वेस्ट देता है। रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देता है और रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट देता है। अब इसके अंदर ना मैं आपको और कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ एक कंसोल लगाता हूं। सॉरी, क्या करता हूं कि एक कंसोल लगाता हूं और इस कंसोल के अंदर मैं लिखता हूं कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड।
तो जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट मिलेगा तो ये कंसोल होना चाहिए बार बार, जितनी मरतबा भी हमें रिक्वेस्ट मिले। अच्छा, आज एक नए कंसेप्ट का भी इजाफा हो जाएगा, और वो नया कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई एक कंप्यूटर होता है, एक सर्वर होता है, वट एवर इट इज, एक कंप्यूटर कंसिडर कर ले किसी नेटवर्क पे, उस कंप्यूटर पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रन होते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर है, आप देखें ना कितने प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ठीक है। हर एक प्रोग्राम ने एक स्पेसिफिक पोर्ट लिया होता है, हर एक प्रोग्राम ने एक स्पेसिफिक पोर्ट लिया होता है, एक स्पेसिफिक पोर्ट पे वो रन हो रहा होता है। सो सर्च करते हैं पोर्ट की डिफिनीशन को ताकि सही से समझ आ जाए। व्हाट इज अ पोर्ट इन नेटवर्किंग? अ पोर्ट, ये नेटवर्क इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नंबर एसोसिएटेड टू अ network protocol that receives or transmit communication for a specific service. A port in computer hardware is jack or socket that peripheral. अच्छा, ये जो मैंने HDMI का केबल कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज अ पोर्ट। तो कंप्यूटर के साथ कहाँ पे ये कनेक्ट हुआ है? एक पोर्ट पे। सो इट इज अ जंक्शन। कंसेप्ट जनरली हम क्या ले रहे हैं कि दिस इज अ जंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, ऑफ अ सिस्टम वेयर another device communicates with it, another device connects with it, whether it is an HDMI, which is a projector, whether it is a charger, whether it is a USB cable, whatever it is. So port is a junction of the computer where some another device connects with it. बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्टवेयर जब हम चलाते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन हो रहा होता है। और ये सॉफ्टवेयर में पोर्ट्स क्यों डिफाइन हुए हैं? कम्युनिकेशन के लिए कि देखो कि कोई अगर रिक्वेस्ट करे ना तो वो कंप्यूटर के किस प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करेगा। बस मिसाल देता हूं, एक रेस्टोरेंट है, उसमें फास्ट फूड भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलता है, और उसमें देसी फूड भी मिलता है। तो क्या वो सारे एक ही काउंटर पे मिलते हैं? दिल पे हाथ रख के बताएं, झूठ ना बोले। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आइसक्रीम का अलग वो होता है, काउंटर होता है, फास्ट फूड का अलग काउंटर होता है, और लेट्स से देसी फूड का अलग काउंटर होता है। इस रिसेप्शन एक ही होती है, लेकिन अंदर अगर आप देखें ना तो वो रिसेप्शन से आगे जाकर वो एक ही बंदा सब कुछ कर रहा होता है। वहां पे मुख्तलिफ बंदे होते हैं, एक आइसक्रीम बना रहा होता है, दूसरा फास्ट फूड बना रहा होता है, तीसरा जो है वो देसी एक स्पेसिफिक फूड बना रहा होता है। तो अब एक ही होटल है और उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि हम कैसे मुख्तलिफ सर्विसेज से फायदा उठाएंगे उस रेस्टोरेंट के अंदर। हम या तो एक बंदा रखेंगे कि वो बंदा हमारे लिए जाए और मुख्तलिफ उनके साथ कम्युनिकेट करे, और या हम बस, आप फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर करें कि आइसक्रीम का एक अलग काउंटर है, देसी फूड का अलग काउंटर है, और फास्ट फूड का अलग काउंटर है। और अगर आप आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं तो आपने वहां जाना है, और अगर आपने देसी फूड ऑर्डर करना है तो आपने इस दूसरे काउंटर पे आना है, और फास्ट फूड के लिए तीसरे उस पे आना है। क्या अगर कोई ये कंसिडर करें कि इस रेस्टोरेंट में तो तीनों खाने मिलते हैं, मुझे बस खाना दो, तो क्या उसको खाना मिल सकता है? नो वे। ही हैव टू गो टू द स्पेसिफिक काउंटर एंड देयर ही कैन गेट द स्पेसिफिक थिंग दैट ही वांट्स। इन द सेम वे कंप्यूटर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, तो अगर कोई दूसरा क्लाइंट इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, वो कैसे करेगा? तो हमने डिफाइन किए हुए हैं पोर्ट्स। हम कहते हैं कि एक आर्बिट्ररी हम एक नंबर देते हैं, किसी कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो हम कहते हैं अच्छा तुम कौन सा प्रोग्राम हो, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? वो कहता है मैं तो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता हूं। मैं कहता हूं अच्छा तुम HTTP, तो तुम 80 पोर्ट लोगे। सो हम कहते हैं 80 पोर्ट इज फॉर HTTP।
फिर हम कहते हैं HTTPS, तुम एक ऐसा प्रोसेस हो जो HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हो, तुम 443 पोर्ट ले लो। तो हर एक प्रोग्राम जो होता है वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन होता है। और अच्छा, जब रिक्वेस्ट आता है ना कंप्यूटर को, तो ऐसे नहीं आता कंप्यूटर को कहता है ए डेटा दो, ऐसा नहीं। वो जाता है, वो कंप्यूटर को कहता है कि हे कंप्यूटर, फ्रॉम 4000 पोर्ट आई वांट टू कम्युनिकेट। तो कंप्यूटर देखता है कि क्या मेरे पास 4000 पोर्ट है, जिसे होटल में कहते हैं ना कि हमारे पास जिंगर बर्गर है, आप अगर किसी देसी रेस्टोरेंट में गए हो तो वहाँ पे कोई बर्गर्स वगैरह होते हैं, नो वे। तो वो देखता है कि अच्छा 4000 पोर्ट, इज दैट सर्विस अवेलेबल। वो देखता है अच्छा मेरे पास 4000 पोर्ट पे कोई प्रोग्राम रनिंग है, तुम जाओ कम्युनिकेट करो उससे। तो वो रिक्वेस्ट आता है उसके पास, और फिर वो 4000 पे जो प्रोग्राम रन होता है उसको वो रिक्वेस्ट मिलता है, एंड देन ही एंटरटेन्स दैट रिक्वेस्ट। सो ऑलवेज कंसिडर के अ सिस्टम, अ कंप्यूटर सिस्टम रन्स multiple programs, right? And that runs on different ports. अब हम एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं इस पे, तो ऑब्वियसली हम अगर कोई हमारे उसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो ऑब्वियसली एक पोर्ट पे करेगा। तो ये क्रिएट सर्वर जो है ये एक सर्वर रिटर्न करता है। मैं इसे एक सर्वर वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बेसिकली सर्वर ऑब्जेक्ट, जिसमें एक लिसन की एक वो होता है, लिसन का एक फंक्शन होता है। और इस लिसन फंक्शन पे ये आपसे ये पूछता है, वो क्या लिखा है लिसन, ये डिटेल्स पढ़े, पोर्ट वुड बी नंबर और अनडिफाइंड। अच्छा ये आपसे अच्छा नीचे क्या लिखा है, स्टार्ट अ सर्वर लिसनिंग फॉर कनेक्शन, अ नेट सर्वर कैन बी अ TCP और अच्छा ये छोड़े, ये सर्वर डॉट लिसन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस लिसन फंक्शन को एक पोर्ट देंगे कि वो फिर उस पोर्ट पे जैसे वक्त पे लगा वाले लिस्टिंग बकरी रिक्वेस्ट रा लो कदा जिसंग रिक्वेस्ट राशि, जैसे ही रिक्वेस्ट आ जाएगा तो वो इस क्रिएट सर्वर के अंदर जो फंक्शन हमने कॉल किया है, ये डिफाइन किया है, ये इसको कॉल कर देगा। सो मैं इसको सेव करता हूं और मैं पोर्ट कौन सा दूं, 4000। नॉर्मली हम 4000 पोर्ट देते हैं। पोर्ट में मतलब एकदम से रिसीव की, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता है कि मैं रन होना चाहता हूं, मैं एक प्रोग्राम रन होना चाहता हूं, मैं 4000 पोर्ट पे रन होना चाहता हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है अच्छा 4000 पे कोई भी रन नहीं हो रहा तो तुम ले लो, ठीक है। अब कैसे चले जी, एग्जैक्टली फिर नहीं हो सकता। अभी देखेंगे, दिखा भी देता हूं। जब 4000 पे हम इसको रन करें ना और दूसरे टर्मिनल में मैं दोबारा इस प्रोग्राम को 4000 पे रन करता हूं तो रन नहीं होगा, वो कहेगा कि वो ऑलरेडी टेकन, 4000 पोर्ट इज ऑलरेडी टेकन। तो कैसे रन करेंगे, नोड index.js, ये देखिए अब क्विट नहीं हो रहा, अब टर्मिनल वहीं पे है। अब देखो कैसे, अब ये सर्वर जो है ये हमारे कंप्यूटर पे पड़ा है ना, और किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, 4000 पोर्ट पे। तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और अपने कंप्यूटर के किसी पोर्ट को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप लिखे लोकल होस्ट और उसके किसी पोर्ट को तो कोलोन लगाए और फिर 4000। देखिए मैं जैसे ही एंटर दबाता हूं ना, ये लोड हो रहा है क्योंकि इसको रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने वहां पे रिस्पॉन्स डिफाइन ही नहीं किया। लेकिन वो कंसोल आया होगा, ये देखें रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। क्यों, जब इसको 4000 पे रिक्वेस्ट मिला तो इसने इस फंक्शन को रन कर दिया और ये कंसोल हमारे पास आ गया। अब मैं देखो दोबारा से इसको क्रॉस करता हूं, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं, लोकल होस्ट 4000 दोबारा से आ जाएगा, 3 रिक्वेस्ट इसको मिल गए। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। रिस्पॉन्स कैसे भेजते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, अच्छा पहले स्टेटस कोड ना हमने पढ़ा था ना कि रिस्पॉन्स का एक स्टेटस कोड होता है, तो अब देखो वो स्टेटस कोड भी आपको सेट करने होंगे। तो कौन सा स्टेटस कोड मैं उसको रिटर्न करूं, 200 कि ये सक्सेस है, मतलब कोई एरर नहीं आया। और रिस्पॉन्स डॉट राइट में अब हम लिखेंगे कि उसको हम रिटर्न करेंगे क्या, प्रॉपर HTML। तो HTML में यहाँ पे लिख लूंगा, फिर HTML के अंदर हेड होता है, फिर उसके अंदर टाइटल होता है। आप मल्टीपल राइट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप मल्टीपल राइट्स भी लिख सकते हैं। आप ऐसे यहाँ पे लिखें HTML, ये response डॉट राइट, और यहाँ पे फिर लिखे
हेड और फिर यहाँ पे लिखे response डॉट राइट टाइटल और फिर इस टाइटल के अंदर लिखे response from local host और इस टाइटल को क्लोज भी करें, ठीक है। और फिर response डॉट राइट फिर यहाँ पे हेड को क्लोज करें और फिर यहाँ पे लिखे response डॉट राइट। एक ही डॉट राइट में लिख सकते हैं सारे? हाँ, सारे एक ही की में लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मल्टीपल राइट भी कर सकते हैं। तो ये उन पूरे राइट्स को यकजा करेगा और फिर जैसे ही हम response डॉट एंड करेंगे तो वो पूरा रिस्पॉन्स पेज देगा। response डॉट एंड भी एक फंक्शन है, उसमें भी कुछ डाल सकते हैं। तो राइट और एंड सब का वो जो आपने पैरामीटर्स पास किए हैं, जो डेटा पास किया है, सबको यकजा करके वो भेज देता है। तो मैं यहाँ पे response डॉट राइट कर लेता हूँ, बॉडी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे response डॉट राइट एक h1 भेजते हैं। अगर सिर्फ h1 भी आप भेज लेना डायरेक्टली तो फिर भी वो काम करता है, उसको ब्राउज़र को पता चल जाता है कि अच्छा ये HTML है क्योंकि h1 टैग आया है। So from response from the server, hooray, response from the server, और मैं इस h1 को क्लोज भी कर दूंगा। अब दो चीज़ें हमें क्लोज करनी है, तो response डॉट एंड में कर देते हैं, which is body and another thing is HTML. Make sense? मैं इसको अब सेव करता हूँ। अच्छा, दोबारा से जब तक मैंने चेंजेस किए हैं, फहद लिसन, मैंने चेंजेस किए हैं, अब मैं इसको क्विट कर दूंगा क्योंकि वो ओल्ड प्रोग्राम को रन कर रहा होगा और दोबारा से इसको node index.js कर लूँगा। रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वो रिस्पॉन्स रिसीव्ड आ रहा है, समझ आ गई? सो दैट इज़ हाउ वी कैन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम जब डिफरेंट URLs को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें तो डिफरेंट डेटा मिलता है, सो हाउ वी डू दैट? तो अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को कंसोल करें ना, जो रिक्वेस्ट आपको मिलता है उस रिक्वेस्ट को आप कंसोल करें, तो रिक्वेस्ट के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारे के सारे उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास इस फंक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो मैं उसको, ये देखिए, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ बेस URL को, तो यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट वो क्या हो गया है, वो कंसोल हो गया है। तो इसमें हमारे पास कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे URL है, हेडर्स है, बॉडी तो नहीं है खैर, तो ये सब हमें, ये एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इतना बड़ा, इस रिक्वेस्ट में ना दो चीज़ें ज़रूरी हैं, विच इज़ रिक्वेस्ट डॉट URL, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। URL क्या करता है, मैं दोबारा से प्रोग्राम को क्विट करके, URL क्या करता है कि रिक्वेस्ट जब हमें आता है तो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में हमारे पास URL का इन्फो भी होता है कि किस URL को यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था। तो ये कौन सा URL है, दिस इज कॉल्ड बेस URL। बस आपने लोकल होस्ट 4000 लिखा है, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो इसको कहते हैं बेस URL। तो आप अगर यहाँ पे स्लैश लगाएं या स्लैश के बगैर सिर्फ उस लोकल होस्ट 4000 को रन करें तो इसको बेस URL कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ स्लैश आया है, क्या आया है, सिर्फ स्लैश, ये स्लैश favicon.i को इसको इग्नोर करें। तो मैं यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ कि if request.user URL is equal to base URL, तो फिर हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, ये हम एक फंक्शन बना देंगे ऊपर, generate HTML, और इसको हम HTML पास करेंगे और ये हमें कन्वर्ट कर देगा उसको प्रॉपर उसमें। तो दिस विल रिटर्न व्हाट, दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग लिटरल, और इसके अंदर होगा HTML, फिर इसके अंदर होगा हेड, फिर होगा टाइटल, और फिर इस टाइटल के अंदर होगा रिस्पॉन्स फ्रॉम लोकल होस्ट, ठीक है। और फिर टाइटल होगा, फिर उसके बाद बॉडी होगी, और बॉडी के अंदर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। ये जो ऊपर पैरामीटर में HTML आ रहा है, हम इसमें HTML को यहाँ पे दे देंगे,
बॉडी और फिर HTML को भी क्लोज करो। मेरे ख्याल से आप इस फंक्शन को नहीं समझे। ये एक फंक्शन है जिसको मैं कुछ, यानी ये h1 में सिर्फ इसको पास करूंगा, ये मुझे पूरा उस h1 को बंद कर देगा इन दीज टेक्स। तो मुझे बार बार इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। तो अगर रिक्वेस्ट हो डॉट URL वो बेस URL है, सो मैं क्या करना चाहता हूँ, response डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 और फिर मैं response डॉट राइट, और राइट में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जनरेट HTML, और इसको मैं पास कर दूंगा h1 डायरेक्टली कि वेलकम टू द लोकल होस्ट लेट्स से, ठीक है। और मैं response डॉट एंड भी कर दूंगा यहाँ पे। तो जनरेट HTML क्या रिटर्न कर रहा है, मैं इसको अगर वेलकम टू द लोकल होस्ट दे दूं तो ये उस पूरे HTML के अंदर उसको बंद करके हम मुझे वो रिटर्न कर देगा और मैं वो भेज दूंगा। फिर मैं ये भी कह दूंगा कि elseif request.url इज इक्वल टू /users, तो फिर यूजर्स रिटर्न करो। और यूजर्स हमारे पास, लेट्स मैं इसी को कॉपी कर लूंगा और यहां पे मैं लिख लूंगा वेलकम टू द यूजर्स पेज लेट्स से, ताकि आपको समझ आ जाए ना। और यहां से इसको फिर इस चीज को हटा देंगे, समझ आ गई। तो इसको दोबारा से चला देते हैं। मैं अगर बेस URL को रिक्वेस्ट करूंगा तो वेलकम टू द लोकल होस्ट, लेकिन मैं अगर /users को रिक्वेस्ट करूंगा तो फिर मुझे डिफरेंट HTML मिलेगा। देखो वेलकम टू द यूजर्स पेज। तो अब ये प्रोग्राम है जो कि मुख्तलिफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है एंड इट सेंड्स डिफरेंट डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। URL को देखता है, URL ये है तो ये डेटा भेजो, अगर वो है तो ये डेटा। आगे पढ़ते हैं या यही तक काफी है? अच्छा ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन है सर। जी जी सर ये रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड सर ये 200 का मतलब सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल है। अगर आप कोई एरर भेजना चाहते हैं तो एरर भी भेज सकते हैं। यहाँ पे इसको 400 करें और भेजें कि समथिंग वेंट रॉन्ग वो भी कर सकते हैं। ये आपका वो है ना, आपकी मर्जी है जो भी भेजना चाहते हैं। और इसमें सर जो पेज था मतलब अच्छा वो पेज जो हमने मतलब उधर बैक में चलाया है वो तो हम इसी के थ्रू हमने बनाया है, वैसे तो नहीं बनता हमारे पास। एग्जैक्टली ना। तो आपको क्या लगता है कि ब्राउज़र जो पेजेस सर्वर से लेता है वो कहाँ पे बनते हैं? सर्वर पे ही बनते हैं ना। तब जाके मैंने क्या कहा कि सर्वर पहले उन पेजेस को बना के आपको बेचता है। मतलब ये नई एप्लीकेशन बनाया है। हाँ, एक हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इट्स अ बैक एंड एप्लीकेशन विच इज सर्विंग आवर फ्रंट एंड और क्लाइंट। क्योंकि आपने बैकटिक्स नहीं लगाए हुए, ये डॉलर साइन वो जो है ये सिर्फ बैकटिक्स के अंदर काम करता है। सिंगल कोट नहीं, 1 के लेफ्ट साइड पे एक वो है बटन है, उसको दबाएं तो बैकटिक्स। जी क्लाइंट किसी सर्वर एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है सर। एग्जैक्टली। आप इसको पॉइंट करेंगे, अपने क्लाइंट को बताएंगे कि अपने इस वेबसाइट को कि तुमने फला सर्वर को रिक्वेस्ट करना है। अब देखो HEC का जो वेबसाइट है वो यूट्यूब के सर्वर को तो पॉइंट नहीं करेगा ना। हर एक वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है। और इसमें ये request.url क्या डिनोट करता है? request.url के किस पाथ को रिक्वेस्ट आया है, ये पाथ है ऊपर देखे ना। ये हम जो कह रहे थे कि सर्वर एक एड्रेस पे पड़ा है और उस एड्रेस को आप यहाँ पे देंगे, तो अब देखो वो एड्रेस मैंने दिया है ना। तो वो रिक्वेस्ट में वो एड्रेस भी होता है कि सर्वर को वो बताता है कि ये लो, ये इसने इस एड्रेस को रिक्वेस्ट किया है, तो आप इस एड्रेस पे क्या देते हो आप इस एड्रेस पे क्या देते हो? तो सर्वर कहते हैं अच्छा कोई /users वाला एड्रेस है तो इस पे तो मैं यूजर्स देता हूँ, तो यूजर्स रिटर्न कर दें। मतलब ये सर पहले फोन नंबर पर गए, फोन नंबर के बाद वो डायरेक्शन पे गए कि यूजर मांगता है या एग्जैक्टली। और बेस URL नहीं है, बेस URL जो है उसके बाद वाला जो राउट है, उसके बाद वाला जो एड्रेस है वो काउंट होता है।
उसको ये जो पोर्ट तक जितना वो होता है जो एड्रेस होता है इसको हम बेस या बेस यूआरएल कहते हैं। सर एक और चीज पूछनी जी जी। है, मेरा कोड रन नहीं कर। अच्छा ये देख लेंगे, कोई और सवाल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। All right, that's it for today. It was very nice with you people. अक्सर मुझे मतलब मोटिवेशन नहीं होती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे जो शौक़ है वो देख के मैं और भी मोटिवेट होता था, एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक पीपल, उनको पता है। अच्छा, सो दैट्स इट। कोई भी सवाल हो उसमें आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कोर्स को, वेदर इट इज़ फ्रंट एंड और बैक एंड। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फिज़िकली यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं, सो इट्स ऑल्सो गुड। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक भी एक क्लास रखूँ, जस्ट लास्ट क्लास, और उसमें थोड़ा पढ़ेंगे और बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में, या उसको और भी नेक्स्ट वीक कर लें? और भी नेक्स्ट वीक ठीक रहेगा। हमारा एग्जाम है मैडम। ठीक है, वेल एंड गुड। आपके फिर शायद और लोगों के सवालात भी होंगे तो वो भी इंटरटेन करेंगे। दैट्स इट। हाँ जी। नोट जस्ट की प्रॉपर क्लास कब शुरू होंगे सर? 11th को वो है ना, फरवरी है, तो उससे नेक्स्ट हफ्ते नोट के क्लास इंशाल्लाह 19, हाँ 19 या उससे नेक्स्ट वीक वो स्टार्ट होंगे। लेकिन जो भी नोड में हिस्सा लेना चाहता है ना, आपको तो पता है कितना जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, मैं यहाँ पे फंक्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता नोड के क्लास में, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट ऐसे आना चाहिए, ऐसे। जावास्क्रिप्ट सारी कर। आप इमेजिन करें कि आप कॉलबैक में फंसे, आपको क्लोजर का नहीं पता, आप लेट से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, प्रोमिसेस हैं, उसमें आप फंसे हैं। आप कैसे नोड को सीख सकते हैं यार? आप पहले जावास्क्रिप्ट सीखें। इसलिए हमने ये कोर्स अलग रखा हुआ है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि 2 महीनों का मंच टेक कोर्स है। यार अल्लाह के बंदे, नोड अलग दुनिया है, रिएक्ट अलग दुनिया है, जावास्क्रिप्ट अलग दुनिया है, कैसे आप 2 महीनों में वो कर लेते हो? तो आई फेल्ट दैट, मुझे ये कमी महसूस हुई है कि मैं कुछ बेसिक्स में मिस करता था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मेरा बैकग्राउंड भी डिफरेंट था। सो दैट इज व्हाई आई वेरी एम्फेसाइजेस ऑन द बेसिक्स। जिसने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा हो, मैं स्टिल उसको रिकमेंड करता हूँ कि यार आपने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा है ना, वो मुझे पता है आपने कैसे पढ़ा। एक हफ्ते के अंदर कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं और फिर प्रैक्टिस भी नहीं की, तो मैं फिर उसे कहता हूँ यार तुम सिरे से स्टार्ट करो। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट रिएक्ट और नोड, तो फिर जब मैं उनका नॉलेज देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे नोड में जावास्क्रिप्ट की चीज़ें एक्सप्लेन करने पड़ती हैं। सो दैट्स नॉट गुड। अब देखिए ये जो नोड का सिंटैक्स है ना, इसमें सारा कुछ जावास्क्रिप्ट का है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट है। अच्छा ये देखिए ये क्या है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है क्रिएट सर्वर, उसमें एक मेथड पड़ा है, एक फंक्शन पड़ा है, उसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो जो ये क्रिएट सर्वर जो रिटर्न कर रहा है, उसको हमने एक वेरिएबल को असाइन किया हुआ है सर्वर को। अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसमें अनडिफाइंड होगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट में फिर लिसन का एक मेथड है। तो आपको अगर ये पता हो तो सिंटैक्स के प्रॉब्लम्स फिर आपको नहीं होंगे। This is for today, inshallah. See you in the next